हाय गाइस, तो आज से हम सोलो लेवलिंग सीजन 2 को कवर करने वाले हैं और आज की वीडियो में फर्स्ट एपिसोड को कवर करने वाले हैं। कहानी के शुरुआत में हमें जिंगवो अपने घर पे दिखाया जाता है, जो कि काफी ज्यादा थक गया था, इस कारण सो रखा था। और तभी उसके फोन पे ना जिन्हा का कॉल आता है और आज उसके स्कूल में ना पेरेंट्स टीचर मीटिंग थी, तो जिंगवो को स्कूल जाना था। और जिन्हा ना जिंगवो के ऊपर काफी ज्यादा चिल्ला रही होती है और जिंगवो पूछता है कि अभी टाइम क्या हुआ है, और जिन्हा बताती है कि 2 बज गए और 5 बजे मीटिंग स्टार्ट होने वाली है। और जिंगवो बोलता है कि तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, मैं एकदम टाइम पे पहुंच जाऊंगा। और जिंगवो तैयार होने के बाद ना स्कूल जाने से पहले बैंक जाता है ताकि वो अपने पासबुक को अपडेट करवा सके। बैंक की एम्प्लॉय जैसे जिंगवो का पासबुक चेक करती है ना अपडेट करके, तो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है, क्योंकि ना उसमें 1.4 बिलियन येन रुपए थे। और ये देखने के बाद वो पूछती है कि आखिरकार सर आप काम क्या करते हो। और जिंगवो ने काफी ज्यादा हैरान होते हुए बोलता है कि मैं एक हंटर हूँ। और लड़की भी अपने मन में सोचती है कि मुझे लगा ही था कि हंटर काफी ज्यादा पैसा कमाते हैं। और इसके बाद रेडी होने के बाद ना जिंगवो ना जिन्हा के कॉलेज जाता है और जिन्हा वहाँ पे बोलती है कि आखिरकार तुम वो कौन है और वैसे तुम इतना ज्यादा रेडी होके क्यों आए हो। और जिंगवो बोलते है कि क्या मैं अच्छा नहीं लग रहा। और जिन्हा बोलते है कि तुम काफी जल्दी काफी ज्यादा चेंज हो गए हो। जिंगवो बोलता है कि मैंने सोचा कि थोड़ा रेडी होके तुम्हारे कॉलेज आता हूँ। और जैसे जिंगवो स्कूल के अंदर आता है तो भाई लिटरली सभी लड़के और लड़कियां ना जिंगवो की तरफ ही देखे जा रही थी। और तभी जिन्हा बोलती है कि कल तुम्हें घर पे भी नहीं आए थे और साथ ही तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं है, और अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनाने में मदद करवा सकती हूँ। लेकिन जिंगवो ना उसका गाल खींचते हुए बोलता है कि इसकी कोई भी जरूरत नहीं है। और इसके बाद जिंगवो ना टीचर से मिलने के लिए जाता है और टीचर जब जिंगवो को देखती है ना तो वो भी काफी हैरान होते हुए बोलते हैं कि मुझे तो लगा ही नहीं था कि जिन्हा का भाई इतना ज्यादा हैंडसम होगा। और इसके बाद दोनों बैठ के ना जिन्हा के बारे में बात करने लगती है, जहाँ पर टीचर बताती है कि जिन्हा ना काफी बढ़िया स्टूडेंट है। और टीचर ये भी बताती है कि जिन्हा ना हाई स्कूल कम्प्लीट करने के बाद ना मेडिकल की पढ़ाई करना चाहती है। और टीचर बताती है कि जिन्हा ना काफी बढ़िया स्टूडेंट है, तो तुम ना ज्यादा प्रेशर उसके ऊपर मत डालना। और मुझे पता है कि आप एक हंटर है, और अगर जिन्हा भी एक हंटर बन जाती है तो उसके बाद आप क्या करोगे, तो क्या आप उसको हंटर बनाना चाहोगे। और जिन्हा के हंटर बनाने की बात सुनने के बाद ना जिंगवो आप तुरंत ही मना कर देता है। और टीचर बताते हैं कि ये बात मैंने तुमसे इसलिए पूछा क्योंकि जिन्हा के क्लास की एक लड़की ना अभी हाल फिलहाल में एक हंटर बनी है और इसके बाद वो स्कूल आना भी बंद कर दी है। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमें काफी जल्दी एक्शन लेना होगा। और अगर उसको अपने हंटर के करियर को आगे बढ़ाना है तो कम से कम उसको ग्रेजुएशन तो कम्प्लीट कर लेना चाहिए ना। और इसके बाद जिंगवो ना उसकी रैंक पूछती है और टीचर बताती है कि वैसे मुझे ज्यादा कुछ तो नहीं पता, बट वो लोअर रैंक हंटर है। और जिंगवो को समझ में आ जाता है कि वो ना ई रैंक हंटर होगी। और ये बात जिंगवो से बढ़िया तो कोई नहीं जान सकता कि कमजोर लोगों का डंजन के अंदर क्या होता है। और तभी टीचर बोलते हैं कि मैं तुमसे एक फेवर चाहती हूँ, वो लड़की जिन्हा की दोस्त है, तो क्या तुम मुझसे कुछ टाइम बात कर सकते हो कि कम से कम वो अपना ग्रेजुएशन तो कंप्लीट कर ले और उसके बाद वो हंटर बने। और वो लड़की का नाम भी बताती है हान सोंग ही। और ये सुनने के बाद ना जिंगवो काफी ज्यादा हैरान होता है। और इसके बाद ना हमें एक लड़की दिखाई जाती है और ये लड़की वही होती है जो कि अभी जिंगवो के स्क्वाड में भी पार्ट ली थी। और जिंगवो ना काफी टाइम से उस लड़की का वेट कर रहा था बाहर। और जिंगवो बोलता भी है कि ये दुनिया सच में काफी ज्यादा छोटी है और मुझे लगा ही था कि वो तुम ही होगी। और वो लड़की भी ना जिंगवो को देखने के बाद ना काफी ज्यादा हैरान होती है। और वो लड़की बोलती है कि वैसे आप यहाँ पे क्या कर रहे हो और क्या आप वही हो जिसके साथ टीचर ने मुझे बात करने के लिए बोला था। और इसके बाद ना जिंगवो ना अपनी और जिन्हा की एक फोटो दिखाते हुए बोलता है कि क्या ये तुम्हारी फ्रेंड है। और वो लड़की बोलती है कि हाँ तुमने सही बोला, और क्या आप उसके बड़े भाई हो। और मुझे अब समझ में आ गया कि टीचर ने मुझे आपके साथ बात करने के लिए क्यों बोला है। और मुझे नहीं पता कि आपके और टीचर के बीच में क्या बात हुई थी, बट मैं उसके बाद भी स्कूल तो बिल्कुल भी नहीं जाने वाली, और साथ ही मैं हंटर का जॉब भी नहीं छोड़ूंगी। और जिंगवो बोलता है कि तुम्हें पता है ना कि तुम एक ई रैंक हंटर हो और तुम्हारे अटैक डीमंस के ऊपर बिल्कुल भी काम नहीं करने वाले, और उसके लिए तुम्हें वेपन्स खरीदना होगा, और वो वेपन ना ज्यादा टाइम तक टिकता भी नहीं है। और ई रैंक हंटर के लिए ना सर्वाइव करना काफी ज्यादा डिफिकल्ट काम होता है। और ये तो तुम बिल्कुल भी मत बोलना कि मेरे वजह से तुम्हें कुछ पैसे मिल गए तो तुम्हें इसी कारण हंटर का जॉब करना है। और वो लड़की बोलती है कि आपने मुझे लेक्चर देना बंद करो क्योंकि आप खुद ही एक ई रैंक हंटर हो। और जिंगवो भी बोलता है कि मैंने तुम्हें लेक्चर देने तो बिल्कुल भी नहीं आया हूँ। और जिंगवो बोलता है कि मैं तुम्हें काफी बढ़िया हंटर बनवाना चाहता हूँ। और इसके बाद तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें एयरपोर्ट का सीन दिखाया जाता है। और हमें ना वांग डोंग सुक भी दिखाया जाता है जो कि कोरिया आ चुका था, और उसका वेलकम करने के लिए ना हंटर एसोसिएशन से ना चिनचुल आया होता है। और डोंग सुक बोलता है कि अच्छा तुम यहाँ पे आए हो और तुमसे मिले हुए काफी ज्यादा टाइम हो गया, और वैसे आखिरकार तुम यहाँ पे किस लिए आए हो। और चिंचुल बताता है कि आप एस रैंक हंटर हो और आपके आने की खबर हमें पहले ही पता चल गई थी, इस कारण मैं यहाँ पे आया हूँ। और तभी डोंग सुक बोलता है कि तू अभी भी चेलागिरी करता है क्या, और अगर मैं तेरी जगह होता ना तो मैं कब का चेयरमैन बन चुका होता। और चिंचुल बोलता है कि सर आप वैसे कोरिया में कितने टाइम तक रहने वाले हो। और डोंग सुक बोलता है कि वैसे मैं यहाँ पे ज्यादा टाइम तो बिल्कुल भी नहीं रहने वाला, और जैसे मेरा काम कंप्लीट हो जाएगा मैं यहाँ से चला जाऊंगा। और तभी चिंचुल बोलता है कि आपने अपने कंट्री को धोखा देकर दूसरे देश में चले गए और यहाँ पे आने का ना आपका कोई बहुत ही बड़ा रीजन होगा। और मुझे तो ऐसा लगता है कि ई रैंक हंटर जिंगवो और साथ ही डी रैंक हंटर यूजिन, यही तो कहीं आपका रीजन नहीं है ना। और तभी डोंग सुक बोलता है कि तुम्हें पता है कि मैं यहाँ पे किस लिए आया हूँ, तो क्या
क्या तुम मुझे रोकने की कोशिश करोगे? और चिंगचुल बोलता है कि नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं बस अपना काम कर रहा हूँ। और डोंगसुक बोलता है कि चिंगचुल, तुम मुझे भाई काफी टाइम से पसंद था, तू मेरे स्क्वाड में आ जा और मैं तुझे हाई रैंक की पोस्ट दूंगा। चिंगचुल को ना डोंगसुक के ना सारे क्रिमिनल कारनामों के बारे में पता थे, बट गवाही की कमी के कारण ना वो अभी तक कुछ भी नहीं कर पाए थे। और इसके बाद अगेन हमें जिंगबू का सीन दिखाया जाता है, जो कि व्हाइट टाइगर गिल के ना सेकंड मैनेजर के पास आया था, मतलब उससे मिलने के लिए आया था। और आहान जो होता है ना, वो उस लड़की को देखने के बाद ना काफी ज्यादा हैरान होता है और सोचता है कि ये तो ई रैंक हंटर है। और वैसे देखा जाए तो सर जिंगबू भी ई रैंक हंटर ही है। और जिंगबू ने ना आहान को ना कॉल करके ना व्हाइट टाइगर गिल के ना ट्रेनिंग डंजन में जाने का रिक्वेस्ट किया था। और मिस्टर आहान को तो लग रहा था कि जिंगबू ना अब व्हाइट टाइगर गिल को ज्वाइन करने वाले हैं। और तभी ना एक हंटर बोलता है कि 9 बज चुके हैं और हमें डंजन के अंदर जाना है और हम यहाँ पे कोई टाइम पास करने के लिए तो बिल्कुल भी नहीं आए ना। और उस बंदे ने ना काफी खतरनाक वाला आर्मर पहन रखा था और जिंगबू उसके बारे में पूछता भी है। और आहान बताता है कि वो ना अभी नया है और वो ए रैंक हंटर है और इसका नाम ना किमचुल होता है और ये ना एक टैंक होता है। और भाई इसके साथ क्या सीन होने वाला ना आगे देखना भाई, बड़े मजे आने वाले हैं। और इसके अलावा ना 7 बी रैंक हंटर थे और 4 सी रैंक हंटर भी होते हैं और कुल मिला के ना टोटल 12 बंदे होने वाले थे। और जिंगबू वहाँ पे बोलता है कि डंजन तो सी रैंक है और उसके अंदर ए रैंक और बी रैंक हंटर भी जा रहे हैं और ये सच में कुछ ज्यादा नहीं हो गया। और आहान बोलता है कि भले ये सी रैंक डंजन है, लेकिन उसके बाद भी ये सभी मेंबर्स ना एकदम न्यू है और इससे ना उनका थोड़ा एक्सपीरियंस बढ़ाने की कोशिश हम कर रहे हैं। और जिंगबू को वैसे मन तो नहीं था इसके अंदर जाने का, लेकिन वो ना सॉन्ग ही के कारण ना जाने के लिए तैयार हो जाता है। उसको दिखाना चाहता था कि ये सी रैंक डंजन है और कितना ज्यादा खतरनाक हो सकता है एक ई रैंक हंटर के लिए। और मिस्टर आहान का जो असिस्टेंट होता है ना, वो जिंगबू को बोलता है कि प्लीज आप इसके अंदर पार्टिसिपेट बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि अगर आप मॉन्स्टर से लड़ने लगोगे ना तो इन लोगों को बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं मिल पाएगा। और इसके बाद सभी लोग ना उस डंजन के अंदर एंटर करने लगते हैं और तभी अचानक से ना ब्लू डंजन से ना रेड डंजन में चेंज हो जाता है। और जिंगबू को वहाँ पे फील होने लगता है कि भाई यहाँ पे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ लग रहा है मुझे। और एक गेट का रंग इसी तरीके से अचानक से तो चेंज नहीं हो सकता और मुझे इसके अंदर काफी ज्यादा खतरा महसूस हो रहा है। और जिंगबू ना डंजन के अंदर जाने से पहले ना मिस्टर आहान को बोल देता है कि आप जल्दी से ना मेन स्ट्राइक स्क्वाड को कांटेक्ट करें, क्योंकि ये काफी ज्यादा इमरजेंसी है। और इसके बाद जिंगबू ना डंजन के अंदर चला जाता है और मिस्टर आहान जो होता है ना भाई, वो काफी ज्यादा वहाँ पे पैनिक करने लगता है। और इसके बाद वो व्हाइट टाइगर गिल के लीडर, मतलब की मालिक एक तरह से बोल सकते हैं, पाक योहान के पास कॉल मिलाता है। और यूनहो को जैसे ये सारी चीजें पता लगता है ना भाई, वो भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो बताता भी है कि मुझे वहाँ पे लगता है कि जल्दी से आना होगा। और इसके बाद हमें डोंगसुक और चिंगचुल को दिखाया जाता है, जहाँ पे डोंगसुक बोलता है कि वैसे मेरे भाई का अंतिम संस्कार का क्या हुआ। और चिंगचुल बताता है कि हमने ना आपके भाई की बॉडी को ना संभाल के रखा है और क्या आप उसको देखना चाहोगे। और तभी डोंगसुक बोलता है कि जो मर चुका है ना, मुझे उसमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, अभी मैं उससे मिलना चाहता हूँ जिसने ये सीन खड़ा किया था। और चिंगचुल बोलता है कि आपको कहाँ पे जाना है और डोंगसुक बोलता है कि मुझे डंजन में लेके चलो और मुझे उन लोगों से मिलना है जिसने ये काम किया था। और चिंगचुल बोलता है कि कोरिया में तो काफी सारे डंजन है, मैं किस डंजन पे लेके चलूं। और डोंगसुक बोलता है कि भाई ये चीज तो काफी आसानी से पता लगाया जा सकता है, ई रैंक हंटर जिंगबू अभी अभी एक डंजन के अंदर गया है। और चिंगचुल ना कोरिया के रूल्स बताने लगता है, कोरिया के डंजन का रूल। लेकिन डोंगसुक ना काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि तू ना अपना मुंह बंद रख और मैं डंजन के अंदर उनके साथ कुछ भी करूँ, ये मेरी मर्जी है। और चिंगचुल भी वहाँ पे डर के मारे ज्यादा कुछ नहीं बोलता। और इसके बाद में डंजन के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो सभी हंटर ना काफी ज्यादा डरे हुए होते हैं, क्योंकि उन्होंने भी नोटिस कर लिया था कि डंजन के अंदर जाने के बाद ना गेट का कलर ही चेंज हो गया था। और इसके बाद जिंगबू ना अपने आसपास चेक करने लगता है और उसको फिलहाल तो कोई भी खतरा नहीं नजर आता, बट उसको पता था कि ये बाकी डंजन की तरह तो बिल्कुल भी नहीं है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि डंजन के गेट ने ना हमें दूसरे डंजन में ना टेलीपोर्ट कर दिया है। और सॉन्ग ही बोलते हैं कि मुझे ना यहाँ पे कुछ गड़बड़ लग रहा है। और तभी अचानक से ना एक एरो जिंगबू की तरफ जा रहा होता है और वो एरो ना सॉन्ग ही को लगने ही वाला था, लेकिन तभी जिंगबू ना सही टाइम पे उस एरो को पकड़ लेता है। और इसके बाद बाकी हंटर्स के ऊपर भी हमला होता है और तभी उनकी नजर ना एक पेड़ पे जाती है, जहाँ पे कुछ लोग खड़े होते। और तभी हमें पता लगता है कि वो लोग ना और कोई नहीं आइस एल्फ होते हैं। और जिंगबू को भी एहसास नहीं होता उनके आने का। और बाकी हंटर्स जो थे ना भाई, वो सब भी ना कुछ पहली बार इस टाइप का एक्सपीरियंस कर रहे थे। और भाई ये जो एल्फ है, इसका हंटिंग करने का स्टाइल काफी ज्यादा ब्रूटल है और इस कारण ना इनको आइस स्लेयर्स भी बोला जाता है। और इसके बाद हमें डंजन के बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे बाकियोनो आ चुका था और वो भी ना डंजन के अंदर एंट्री नहीं कर पा रहा था। और बाकियोनो बोलता भी है कि ये सब क्या हो रहा है, ये तो एक सी रैंक डंजन था ना, और आखिरकार ये अचानक से कैसे हो गया। और तभी बाकियोनो बोलता है कि क्या तुमने एसोसिएशन को इसके बारे में
बताया और आहान बताता है कि हाँ मैंने इसको बताया, बट वो लोग ना सी रैंक गेट समझ के ना इसको इग्नोर मार रहे हैं। और इस बात पे ना बाकियों को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था और वो सोच रहा होता है कि एक रेड गेट ना हाई रैंक डंजन में अपीयर हो जाता है और यहाँ पे कुछ काफी बड़ा गड़बड़ हमें देखने को मिलने वाला है। और इस गेट में जितनी पावर महसूस हो रही है वो लगभग बी रैंक डंजन के बराबर या फिर ए रैंक डंजन के बराबर होगा। और इसके बाद बाकियों पूछता है कि आखिरकार इस डंजन के अंदर कितने लोग गए हैं। वो आहान बताने लगता है कि एक ए रैंक हंटर है, 7 बी रैंक हंटर है और काफी सारे नए रिक्रूट्स गए थे। और बाकियों बताने लगता है कि अगर ये डंजन बी रैंक का हुआ ना तो कम से कम उनके पास ना 3 ए रैंक हंटर होने चाहिए, और अगर ये गेट ए रैंक का हुआ तो कम से कम उनको एक एस रैंक हंटर या फिर 10 ए रैंक हंटर की जरूरत पड़ने वाली है। तो इसका मतलब ये है कि उन हंटर्स के बचने के चांस ना एकदम ना के बराबर है। और इसके बाद तभी आहान बताता है कि इस डंजन के अंदर ना एक स्पेशल पर्सन भी गया है और मैं काफी टाइम से उसके ऊपर नजर रख रखा हूँ। काफी घबराते हुए बताता है वैसे ही। और बाक योहाना काफी हैरान होते हुए पूछता है कि आखिरकार उसका रैंक क्या है, ए या फिर बी। और आहान ना वहाँ पर डर के मारे कुछ भी नहीं बता रहा होता। और तभी बाक योहान बोलता है कि कहीं वो एस रैंक का हंटर तो नहीं है ना। और आहान ना काफी ज्यादा डरते हुए बोलता है कि नहीं सर, वो ना ई रैंक हंटर है। और इसके बाद अगेन हमें डंजन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जिंगू बता रहा होता है कि ये लोग काफी ज्यादा शाणे हैं, इन्होंने ऑलरेडी 2 हमारे कमजोर हंटर्स को हरा दिया है और अगर मेरा इनकाउंटर इनके साथ 2 महीने पहले हुआ होता तो शायद मैं अब तक जिंदा न रहता, बट अभी मैं एक एक को चुन चुन के अपने हाथों से मारूंगा। और इसके बाद उनके ग्रुप का ए रैंक हंटर बताता है कि जैसा कि आपने देख लिया कि हम रेड गेट के अंदर है और हमें नहीं पता कि हम इसमें से जिंदा बाहर जा भी सकते हैं या फिर नहीं। और रेड गेट का नाम सुनने के बाद ना वहाँ पे सभी लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं। और इसके बाद जिंगू भी बताता है कि रेड गेट वो गेट होता है ना जो कि एक डंजन को ना दूसरे डायमेंशन से जोड़ देता है, और एक बार अगर रेड गेट के अंदर कोई एंटर कर जाता है तो उसके बाद बाहर से कोई दोबारा एंटर नहीं कर सकता, और साथ ही अंदर वाले बंदे भी बाहर नहीं जा सकते। बाहर जाने का सिर्फ 2 रीजन हो सकता है, या तो हमें डंजन को पूरा क्लियर करना होगा या फिर डंजन ब्रेक आ जाए। और जिंगू को पता चल चुका था कि वो लोग वहाँ पे फंस चुके थे। बाद में हमें किमचुल दिखाया जाता है और ये ए रैंक हंटर होता है और ये बताता है कि जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम रेड गेट में फंस चुके हैं और ये मेरे हिसाब से बी रैंक का डंजन होगा और हम काफी सारे लोग हैं और इतने सारे लोग को मैनेज करना सच में काफी ज्यादा डिफिकल्ट होने वाला है। तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि हम 2 ग्रुप में डिवाइड हो जाए। और ये बात सुनकर जिंगू वहाँ पे काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। और अगर तुम में से कोई मेरे साथ नहीं आना चाहता ना, उसके बाद भी मैं अकेले भी जा सकता हूँ। और इसके बाद वो पूछता है कि आखिरकार तुम में से कौन कौन मेरे साथ जाना चाहता है। और किमचुल एक ए रैंक हंटर था ना, इस कारण सभी लोग उसकी टीम में जाना चाहते थे। और वो बोलता है कि बट मुझे माफ कर देना क्योंकि मैं सी रैंक या फिर उससे नीचे के हंटर्स को अपनी टीम में नहीं लेने वाला, क्योंकि मुझे नहीं पता कि डंजन का बॉस कितना ज्यादा पावरफुल है और मैं कमजोर को अपनी टीम में लेके ना और भी ज्यादा कमजोर नहीं बनाना चाहता अपनी टीम को। और किमचुल बोलता है कि आप लोगों को ना डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं जैसे ही डंजन के बॉस को हरा दूंगा ना उसके बाद हम बाहर निकल पाएंगे। और किमचुल और भी कुछ बोलने वाला होता है, लेकिन तभी एक लड़की बोलती है कि क्या मैं उस टीम में जा सकती हूँ। ये किमचुल की टीम की थी बट ये जिंगबो की टीम में जाना चाहते थे। और तभी किमचुल बोलता है कि तुम्हें जो करना है करो। और वो लड़की ना जिंगबो के पास जाके बोलती है कि किमचुल ने ना उस तीर को भी आते हुए नहीं देखा था और मुझे पता है कि तुम ई रैंक हंटर तो बिल्कुल भी नहीं हो। और इसके बाद हमें आहान का सीन दिखाया जाता है जो कि बता रहा होता है कि जिंगबो ना शायद एक रीअवेकन पर्सन है। और बाक यूनहू बोलता है कि क्या तुम्हें इसके बारे में कंफर्म पता है। और जिंगबो बोलता है कि मुझे कंफर्म तो नहीं पता बट मैं एक से तुक्का मार रहा हूँ। और तभी बाक यूनहू बोलता है कि मेरे को अभी केवल किमचुल पे ही भरोसा है और वही इस डंजन को क्लियर कर सकता है। और वहाँ पे ना एक बंदा खड़ा होता है, वो भी ना लगातार किमचुल की ना काफी ज्यादा तारीफ करता है। और बाक यूनहू अपने मन में सोच रहा होता है कि किमचुल है जो कि इस डंजन को क्लियर कर सकता है, नहीं तो वहाँ पे कोई भी नहीं बचेगा। और तभी ना वहाँ पे एक गाड़ी आती है और गाड़ी के अंदर तो आपको पता ही है कौन होने वाला था, वो डोंग सुक होता है। और वो बोलता है कि मुझे तो लगा था कि यहाँ पे सी रैंक का गेट है बट यहाँ पे तो रेड गेट है। और वो ना वहाँ पे व्हाइट टाइगर गिल्ड के मालिक मतलब की बाक योहान को देख के ना काफी ज्यादा इम्प्रेस होता है, लेकिन डोंग सुक को देखने के बाद ना बाक योहान काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और बाकी जितने भी लोग होते हैं ना भाई वो काफी ज्यादा डर जाते हैं। और डोंग सुक बोलता है कि भाई काफी टाइम बाद हम मिले हैं, लेकिन बाक योनहू बोलता है कि आखिरकार तू यहाँ पे कर क्या रहा है कोरिया में। और डोंग सुक बोलता है कि मुझे कुछ काम था, अब मुझे लगा नहीं था कि हम दोनों मिल पाएंगे इस तरीके से। लेकिन बाक योनहू ने वहाँ पे काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो बोलता है कि तुम तो अमेरिका में थे ना, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो और तुम जैसों के लिए कोरिया में कहीं पे भी जगह नहीं है। तभी डोंग सुक बोलता है कि भाई तुम लोगों को आखिरकार हुआ क्या है, तुम इतने कमजोर लोगों को भी अपने अंदर रिक्रूट करने लगे क्या, और तुम कब से ई रैंक हंटर को अपने टीम में देने लगे। और बाक योनहू को ना कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन डोंग सुक बताता है कि मैं ना जिंगबू की बात कर रहा हूँ। और बाक योनहू ने यहाँ पे और भी ज्यादा हैरान हो जाता है जिंगबू का नाम सुनने के बाद, क्योंकि डोंग सुक के भी मुंह से उसने जिंगबू का नाम सुन लिया और वो सोचता है कि उस बंदे में आखिरकार है क्या। और इसके बाद ना हमें डंजन के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे दोनों ग्रुप में डिवाइड हो जाता है, अलग अलग रास्ते पे जाने लगता है। और वो लड़की ना लगातार जिंगबू से ना उसके रैंक के बारे में पूछने लगती है और जिंगबू बोलते है कि सच बताओ तो मुझे खुद नहीं पता कि आखिरकार मेरा रैंक क्या है। और लड़की भी अपने मन में सोचने लगती है कि शायद ये लड़का ना ए रैंक हंटर होगा।
होगा। और इसके बाद हमें किमचुल का ग्रुप दिखाया जाता है जो कि जा रहे होते हैं ना, तभी उनके सामने ना एक व्हाइट बियर आ जाता है और किमचुल सोचने लगता है कि वो लोग ना ज्यादा टाइम तक नहीं टिक पाएंगे और वो बोलता है कि मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रहा, उनके ग्रुप में बी रैंक हंटर भी है और साथ ही सी रैंक हंटर भी है, बट उनके ग्रुप का लीडर एक ई रैंक हंटर क्यों है। और खैर जो भी हो, मुझे उससे क्या ही फर्क पड़ता है क्योंकि वो लोग ज्यादा टाइम तक नहीं टिक पाएंगे वहाँ पे और काफी जल्दी मारे जाएंगे। और इसके बाद किमचुल और उसके साथी जो होते हैं ना, वो आइस बियर के साथ लड़ने के लिए एकदम रेडी हो जाते हैं। और इसके बाद हमें फिर से डोंगसुक का सीन दिखाया जाता है जो कि बता रहा था कि मैं अमेरिका से कोरिया यहाँ पे जिंगबू से मिलने के लिए आया हूँ, बट मैं उससे मिल क्यों नहीं पा रहा। अब ये रेड गेट का पंगा आ गया और बार बार जिंगबू का नाम सुनने के बाद ना बाक्यूनहू भी काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और वो सोच रहा था कि आखिरकार ये जिंगबू में खास क्या है कि सभी लोग उसी का नाम लिए जा रहे हैं तब से। और इसके बाद हमें किमचुल का टीम दिखाया जाता है जो कि ना काफी आसानी से ना काफी सारे आइस बियर को मार दिए थे। उसके ग्रुप ने मिलकर मतलब के कुल मिला के ना काफी सारे आइस बियर को मारे थे वहाँ पे। और वहाँ पे सभी लोग ना किमचुल की काफी ज्यादा तारीफ करने लगते हैं और किमचुल भी सोचता है कि आइस बियर को तो मैं काफी आसानी से अकेले भी हरा दूंगा। और वहाँ पे ना सभी लोग काफी ज्यादा खुश हो रहे थे कि वो लोग तो काफी आसानी से इस डेंजन से बच के बाहर निकल जाएंगे। तो किमचुल बोलता है कि तुम लोग इतना ज्यादा मजे भी मत लो, हम लोग रेड गेट के अंदर है और यहाँ पे कभी भी कहीं से भी खतरा आ सकता है। और वो अपने मन में सोचने लगता है कि अगर मैं नहीं होता ना तो ये लोग कब के मारे जा चुके होते। और इसके बाद हमें जिंगबू का टीम दिखाया जाता है जो कि आगे जा रहे होते हैं और तभी लड़की ने वहाँ पे सभी को रुकने के लिए बोलती है और बताती है कि आगे ना भालुओं के पंजों के निशान है और आगे काफी सारे आइस बियर होंगे और वो काफी ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं। और जिंगबू बोलते हैं कि आइस बियर है तो फिर क्या हुआ। और उसका रिएक्शन देखने के बाद ना भाई लड़की काफी ज्यादा हैरान होती है कि भाई इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ा आइस बियर से और वो ना आगे जाने लगता है और वो लड़की ना उसको रोकती है। और तभी जिंगबू बोलता है कि अभी तुमने ही तो बोला था यहाँ पे आइस बियर होंगे और अगर ज्यादा आइस बियर होंगे मतलब कि दूसरे क्रिएचर यहाँ पे नहीं होंगे। और अगर तुम मुझसे पूछो एल्फ या फिर आइस बियर तो मैं आइस बियर को चुनना ज्यादा पसंद करूंगा। और वो लड़की ना ये बात सुन के ना काफी ज्यादा हैरान होती है और सोचती है कि आखिरकार मेरे दिमाग में ये वाला आइडिया क्यों नहीं आया। और इसके बाद वहाँ पे सभी को ठंड लग रहा था ना, इस कारण जिंगबू ना अपनी इन्वेंट्री में से ना सभी को गर्म कपड़े निकाल के देता है और वो देखने के बाद ना अगेन सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं कि भाई ये कैसे कर पा रहा है। और जिंगबू ना सॉन्ग ही के साथ पे हाथ रखते हुए बोलता है कि तुम बिल्कुल भी डरो मत या फिर फिक्र मत करो क्योंकि मैं तुम्हें यहाँ पे लेके आया हूँ तो मैं ही तुम्हें यहाँ से बाहर निकालूंगा। और वो ना बाकियों को भी समझा देता है कि तुम लोग ना मेरे से क्वेश्चन आंसर तो बिल्कुल भी मत करना और मेरे से ज्यादा कुछ उम्मीदें भी मत रखना। और जिंगबू ये सारी बातें बता ही रहा था लेकिन तभी ना वहाँ पे एक काफी बड़ा सा आइस बियर आ जाता है और वो देखने के बाद ना बाकी लोग तो वहाँ पे काफी ज्यादा डर जाते हैं और वो लोग सोचते हैं कि हमें ना जिंगबू की बात नहीं माननी चाहिए थी और यहाँ पे नहीं आना चाहिए था। और इसके बाद ना वो लड़की लड़ने के लिए ना एकदम तैयार हो जाती है लेकिन तभी जिंगबू बोलता है कि तुम ना एकदम पीछे हट जाओ और बोलता है कि मैं ना तुम्हें पहले ही बता देता हूँ कि मैं इन सभी आइस बियर्स को ना अकेले ही मारूंगा। और इसके बाद वो आइस बियर ना जिंगबू के ऊपर अटैक करने के लिए आता है लेकिन जिंगबू ने काफी ऊंचा वाला जंप मारता है और जंप करके ना एक काफी सरड़ा वाला पंच उस आइस बियर को मारता है और बस एक पंच और एक पंच में ना उस आइस बियर का ना खेल खत्म हो जाता है। और ये देखने के बाद लिटरली भाई वहाँ पे सभी लोग ना काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और सोचते हैं कि भाई ये बंदा है कौन और ये सच में ई रैंक हंटर ही है ना। और इसके बाद हमें डेंजन के बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे बाक्यूनो पूछता है कि आखिरकार तुम जिंगबू के साथ करना क्या चाहते हो और डोंगसुक बोलता है कि आखिरकार तुम्हारा मतलब क्या है इससे और मैं बस उसके साथ थोड़ा मजा लेना चाहता हूँ। जैसे मुझे पता लगा कि ये रेड गेट होने वाला है और इसके बाद मुझे पता था कि इसके अंदर का सिचुएशन काफी ज्यादा खराब है लेकिन उसके बाद में मुझे ये पता करना है कि इसके अंदर के लोग बचे हैं या फिर नहीं। बट मैं यहाँ पे आया तो मैं काफी ज्यादा हैरान हुआ तुम्हें देखने के बाद और सच बताओ तो मैं डेंजन ब्रेक होने तक का इंतजार बिल्कुल भी नहीं कर सकता। और इसके बाद हमें डेंजन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जिंगबू की टीम जो थी ना भाई वो तो बढ़िया से पार्टी कर रही होती है और सॉन्ग ही जो होती है ना वो लगातार जिन्हा की तारीफ करे जा रही थी। वो पढ़ाई में सच में काफी ज्यादा अच्छी है और काफी अच्छे नंबर लेके आती है। और वो ना जिंगबू से ये भी पूछती है कि आखिरकार वो पूरे दिन घर पे क्या करती है और जिंगबू बताती है कि वो ना एकदम नॉर्मल इंसानों की तरह है। वो घर पे खाती है, पढ़ती है, सोती है और साथ ही टीवी देखती है, सब काम वो करती है। और उस लड़की को ना जिंगबू की बातों पे तो बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा कि अगर वो बंदी केवल पढ़ती नहीं है तो इतने अच्छे नंबर वो कैसे लेके आ जाती है। और इसके बाद तभी जिंगबू खड़ा हो जाता है और सभी वो लड़के पूछते हैं कि आखिरकार तुम खड़े किस लिए हुए। और जिंगबू बताता है कि अभी ना मेरा एक्सरसाइज करने का टाइम है और अगर मैं एक्सरसाइज नहीं करूंगा ना तो तुम लोगों को काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि मुझे पेनल्टी भरना होगा उसके लिए। और सभी लोग सुन के ना ये बात काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और इसके बाद जिंगबू का जो साइतामा वाला वर्कआउट प्लान होता है ना वो सभी को कम्प्लीट करता है और जैसे वो कम्प्लीट करता है ना तभी वहाँ पे ना भालुओं का झुंड आ जाता है, मतलब कि काफी सारे आइस बियर्स वहाँ पे आ जाते हैं। और इसके बाद जिंगबू भी अपनी शैडो आर्मी को बाहर निकाल लेता है
और वो बोलता है कि मुझे पता है कि ये तुम लोगों का पहला बैटल है और अभी तुम लोगों को प्रूव करना है कि तुम्हारे अंदर कितनी हिम्मत है, तो जाओ और जाके सभी को हरा दो। और इसके बाद हमें युद्ध देखने को मिलता है जिंगवू की शैडो आर्मी और आइस बियर्स के बीच में, और दोनों का कॉम्पिटिशन है काफी तगड़ा वाला जा रहा था। मतलब कि बियर्स भी मार रहे थे शैडो आर्मी को और आर्मी तो मार ही रही थी उनको। और मेजेस जो होते हैं वो भी काफी ज्यादा कमाल करते हैं, मतलब कि अपने फायर अटैक से ना काफी सारे आइस बियर्स को मारते हैं। और जिंगवू भी काफी ज्यादा इम्प्रेस होता है अपने शैडोज की पावर देख के। उसको लगा नहीं था कि ये लोग इतना ज्यादा पावरफुल होंगे, बट वो होते हैं। और तभी ना वहाँ पे आइस बियर का लीडर आ जाता है और वो ना जिंगवू के ना काफी सारे शैडो आर्मी को मार देता है और वो दोबारा से ना रीजनरेट भी नहीं कर पा रहे थे और जिंगवू का माना जो होता है वो भी खत्म होते जा रहा था। और इसके बाद बारी थी अभी इग्रिस की, और जिंगवू इग्रिस को बोलता है कि भाई जा और तू अपना कमाल दिखा। और इसके बाद बारी थी इग्रिस और आइस बियर की बैटल की, और इसके बाद इग्रिस ना आइस बियर के पीठ पे ना एक काफी तगड़ा वाला स्लैश देता है और इसके बाद उसके हाथों में भी अपनी तलवार को डाल देता है। और इसके बाद आइस बियर जो होता है ना वो काफी ज्यादा तड़पने लगता है। और इसके बाद जो आइस बियर होता है ना वो भी इग्रिस के ऊपर अटैक करने के लिए जाता है, बट इग्रिस ना उसके अटैक को काफी आसानी से डॉज कर लेता है। और इसके बाद सीधा वो अपनी तलवार की मदद से ना आइस बियर के सीधा धड़ को अलग कर देता है। और इग्रिस के इतनी ज्यादा पावर देखने के बाद ना जिंगवू बोलता है कि अगर मैं तलवार से बैटल कर रहा होता ना तो मैं शायद ही इग्रिस को हरा पाता। और आइस बियर को हराने के बाद इग्रिस ना जिंगवू के आगे झुक जाता है और जिंगवू को लग रहा था कि इग्रिस ना उससे काफी ज्यादा ताकतवर है। और इसके बाद जिंगवू ना उस भालू का भी शैडो एक्सट्रैक्शन करने लगता है, मतलब कि आपको पता है अराइज बोलता है और एक ही बार बोलने पे ना भालू जिंगवू की शैडो आर्मी में ज्वाइन हो जाता है। और इसके बाद फिर से हमें डंजन के बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे उनके वेट करते हुए ना 3 घंटे हो चुके थे, और इसका मतलब डंजन के अंदर तो कुल मिलाकर 3 दिन हो चुके थे। और अहान को तो वहाँ पे काफी ज्यादा डर लग रहा था सभी लोगों के लिए। और बाकी उन्होंने बताता है कि जो रेड गेट होता है ना उसके अंदर का मौसम का ना कोई ठिकाना नहीं होता, कहीं पे ठंड होती है तो कहीं पे गर्मी होती है। और अगर वो लोग वहाँ के मौसम को बर्दाश्त कर भी लिए उसके बाद भी उनको खाने की जरूरत पड़ने वाली है। और लो रैंक हंटर जो होंगे वो इस चीज को बिल्कुल भी सहन नहीं कर पाएंगे और काफी जल्दी मारे जाएंगे। और कुछ हंटर तो शायद अब तक मारे भी जा चुके होंगे। और तभी डोंगसुक बोलता है कि फिर तो जिंगवू भी मारा गया होगा और मेरे हिसाब से तो मैं यहाँ पे खामखाई आया हूँ इसका मतलब। और तभी डोंगसुक बोलता है कि जहाँ तक मुझे पता है कि जिंगवू तो व्हाइट टाइगर गिल्ड में है भी नहीं, तो वो आखिरकार डंजन के अंदर कैसे चला गया। और अहान बताता है कि जिंगवू से ना मेरी जान पहचान है और उसने मुझे बोला है कि उसको डंजन के अंदर जाना है और मैंने इस कारण उसको अंदर जाने दिया। और वाक्यून हो भी ना काफी ज्यादा हैरान हो जाता है अहान के झूठ बोलने पे, और वो सोचने लगता है कि अहान उस बंदे के लिए झूठ क्यों बोल रहे हैं और साथ ही उस बंदे में से क्या खासियत है कि डोंगसुक जो अमेरिका में रहता है वो उससे मिलने के लिए कोरिया में आया है। और तभी डोंगसुक ना अचानक से ना अहान का गला पकड़ लेता है और बोलता है कि तुझे क्या लगता है, तो फिर मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकता। और सच बताओ तो मेरे पास ना काफी बढ़िया टैलेंट है, मैं किसी भी चीज को ना सूंघ के पता लगा सकता हूँ। और सच बताओ तो मुझे फील हो रहा है कि तू यहाँ पे मुझसे झूठ बोल रहा है, और अगर तू मुझसे झूठ बोल रहा है तो चुपचाप सच बता दे। और तभी ना वाक्यून भी डोंगसुक का हाथ पकड़ लेता है और बोलता है कि जल्दी से मेरे एम्प्लॉय को छोड़ दे। और यहाँ पे ना डोंगसुक भी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि क्या तू मुझे ऑर्डर देने की कोशिश कर रहा है, और ऐसा तो एक्सकर मत कि तू काफी ज्यादा बड़ा है मुझसे। और इसके बाद बाकियों को भी काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो ना अपने ओरा मतलब कि अपने पावर को रिलीज करने लगता है। और लिटरली भाई दो यहाँ पे ऐसे रैंक हंटर एक दूसरे के आमने सामने खड़े थे। और इसके बाद ना मैं किमचुल का ग्रुप दिखाया जाता है जहाँ पे उन सब की ना काफी ज्यादा गंदी हालत हो रखी थी, मतलब कि सभी लोग मारे जा चुके थे और उसके सामने ना एक यति जैसा मॉन्स्टर था। और किमचुल वहाँ पे बोलने लगता है कि ये मेरी गलती नहीं है, अगर मेरे पास खाने का सामान होता तो मैं इन सभी को संभाल लेता, और देखा जाए तो मैं इन सभी का लीडर हूँ और मुझे इन सभी का ध्यान रखना चाहिए था। और लिटरली भाई तभी वहाँ पे ना आइस एल्फ का ग्रुप भी आ जाता है। और तभी अचानक से ना किमचुल के पीछे एक तलवार आती है और जब वो पीछे मुड़ के देखता है तो वहाँ पे एक आइस एल्फ बैठा हुआ होता है। और ये सारी चीजें देख के ना किमचुल वहाँ से डर के मारे भाग जाता है। और उसके बाद हमें आइस एल्फ का लीडर दिखाया जाता है। और इसके ऊपर ना काफी सारी बातें मैं आपको बता सकता हूँ, बट मैं आपको फिलहाल बताने वाला बिल्कुल भी नहीं हूँ। और फिलहाल इस वीडियो को हम यहीं पे खत्म करने वाले हैं। और अगर आपको आगे जानना है क्या हुआ तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और